तो देखा लोगों की हालत बहुत दयनीय है और इसमें ध्यान देने वाला कोई नहीं है, खास करके किसानों। हेल्थ स्वास्थ्य हमको साथ दे रहा है तो मैं कुछ करूँगा। और चूँकि मेरे सपोर्टर हालांकि बहुत जॉब में है अभी, तो मैं सोचा कि उनको भी निराश न करूं। तो इसी वजह से मैं सोचता हूं कि मैं जिस सोच के साथ आ रहा हूं अभी तक कोई किसी ने सोचा नहीं है। और चूँकि मैंने कुछ स्टडीज़ भी किए हैं, इसमें रिसर्च किया है, उसको भी मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। एमएलए भी बन जाता हूँ या इसके बाद मेरा पॉलिटिकल करियर ऊंची तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपके साथ जो एक विस्तार, एक आपके पास फंड आ जाता है, आपके पास करने के लिए बहुत सारे मौका है। तो मैं समझता हूँ और विस्तार पूर्वक मैं काम कर सकता। मुद्दा है किसानों को सिंचाई का पानी देना। मैंने गांव में देखा है सिंचाई का पानी समय का सुविधा तो है ही नहीं, बस बारिश के भरोसे, अभी भी बारिश हो रही है अच्छी, इसके भरोसे ही चल रहा है। लोग पंप करते हैं, नदी जहाँ हो उसमें उसका खर्च बढ़ जाता है, तो सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं और किसानों की दशा पर कोई बात ही करता ही। विधानसभा या इस एरिया को देख लीजिए, मैं समझता हूँ 80 से ऊपर गांव में लोग सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है भी तो टूटा फूटा या वो कामकाजी नहीं है। चेक डैम सब छोटा मोटा बना है, लेकिन वहाँ से सिंचाई नहीं हो पाती। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की सुखपुकार तेज़ हो गई है। खास करके अगर हम बोरियो सीट की बात करें या संथाल परगना की बात करें तो ये राजनीतिक का मुख्य द्वार कहा जाता है संथाल परगना, क्योंकि संथाल का सीट ही झारखंड का भविष्य तय करता है। इसी में अगर हम बोरियो सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो बोरियो सीट बेहद चर्चा में रहा है। बोरियो से, क्योंकि बोरियो से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट थे लोबिन हेम्ब्रम, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोड़ वो बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए बोरियो से तो कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो अपना क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ जो है इनोसेंट जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अगर इसकी पहचान की अगर बात की जाए तो फिल्मी दुनिया में काफ़ी इसका पहचान रहा है। ये पहचान का तो मोहताज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिर ये फिल्मी दुनिया को छोड़ करके राजनीतिक दुनिया में अपना कदम रखे हैं। और इस बार के अगर चुनावी दंगल की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये तैयारी भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद गोविंद जी, धन्यवाद। सर, आप फिल्मी दुनिया के लोगों के बीच जाते थे, बहुत सारे ऐसा फिल्म भी आपने बनाया है, निर्देशक के तौर पर भी आपने काम किया है, सेवा दिया है। लेकिन सर, ऐसा क्या हुआ कि आपका इस बार का 2024 में आप राजनीतिक कदम दुनिया में अपना कदम रख रहे हैं? आपने फिल्म की चर्चा की। फिल्म एक्चुअली मेरा पैशन था, मैं साइड में करता था। मेरी जो नौकरी थी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में थी, मैं हाल में ही GM में रिटायर किया हूँ, तो वो है एक्चुअली मेरा मेन प्रोफेशन वो रहा था। ये पैशन में मैं साइड में करता था, रुचि थी मेरी, वो एक बात हुई। दूसरी बात, मैं स्टडीज़ में भी बहुत ध्यान दिया अपने सर्विस के करियर में। मैंने MBA किया, इसके बाद CA भी किया, इसके बाद PhD भी किया और मेरा PhD ग्रामीण विकास में ही है। तो जब रिटायर हुआ जनवरी में, तब मैं सामाजिक काम, आर्थिक परिवर्तन इसके लिए मैं बहुत काम करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी मेरे मित्रों ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स में आप क्यों नहीं आते हैं, आप जैसे लोग चाहिए, जो भी वो मेरी तारीफ़ करते हैं। और तो मेरी उतनी सोच नहीं थी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन जब मैं गांव में रहने लगा तो देखा लोगों की हालत बहुत दयनीय है और इसमें ध्यान देने वाला कोई नहीं है, खास करके किसानों पर किसी का ध्यान नहीं था। तो मैंने सोचा जब तक हेल्थ स्वास्थ्य हमको साथ दे रहा है तो मैं कुछ करूँगा। और चूँकि मेरे सपोर्टर हालांकि बहुत जॉब में है अभी, तो मैं सोचा कि उनको भी निराश न करूं। तो इसी वजह से मैं सोचता हूं कि मैं जिस सोच के साथ आ रहा हूं अभी तक कोई किसी ने सोचा नहीं है। और चूँकि मैंने कुछ स्टडीज़ भी किए हैं, इसमें रिसर्च किया है, उसको भी मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। वैसे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कर ही रहा हूं, लेकिन होता क्या है, व्यक्तिगत तौर पर मैं यदि 100 में 5-6 करता हूं
तो मैं समझता हूँ यदि जीत जाता हूँ, एमएलए भी बन जाता हूँ, या इसके बाद मेरा पॉलिटिकल करियर ऊंची तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपके साथ जो एक विस्तार, एक आपके पास फंड आ जाता है, आपके पास करने के लिए बहुत सारे मौका है, तो मैं समझता हूँ और विस्तार पूर्वक मैं काम कर सकता हूँ उस पर। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप गांव में की चर्चा किए कि गांव में जब हम रहने लगे तो बहुत सारे चर्चाएं निकल करके सामने आने लगा। तो सर अगर आप चुनावी दंगल में आते हैं तो क्या एजेंडा होगा आपका, चुनावी एजेंडा जनता के बीच अगर आखिर आप जाएंगे तो क्या किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या आपका वही मुद्दा होगा जो अन्य राजनीतिक दलों का मुद्दा है? मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद निर्णय ले लीजिएगा कि मेरा क्या मुद्दा है, अन्य दूसरों से मेरा अलग है या नहीं। मेरा पहला मुद्दा है किसान, किसानों को सिंचाई का पानी देना। मैंने गांव में देखा है सिंचाई का पानी समय का सुविधा तो है ही नहीं, बस बारिश के भरोसे, अभी भी बारिश हो रही है अच्छी, इसके भरोसे ही चल रहा है। लोग पंप करते हैं, नदी जहां हो उसमें उसका खर्च बढ़ जाता है, तो सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं और किसानों की दशा पर कोई बात करता ही नहीं है। और बोरियो विधानसभा या इस एरिया को देख लीजिए, मैं समझता हूँ 80 से ऊपर कि मेरे मुद्दे क्या हैं और दूसरों से अलग है या नहीं। देखिए, मैं किसानों पर फोकस करना चाहता हूँ, किसानों की दशा। आप बोरियो विधानसभा को देख लीजिए, यहाँ कम से कम 80% से ऊपर लोग किसान मतलब खेती से जुड़े हुए हैं और उसकी जीविका उससे जुड़ी हुई है, लेकिन किसानों पर किसी का ध्यान गया ही नहीं अभी तक। मैं देख रहा हूँ कि गाँव में लोग सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है भी तो टूटा फूटा या वो कामकाजी नहीं है। चेक डैम सब छोटा मोटा बना है, लेकिन वहाँ से सिंचाई नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसा बना है कि पानी पार हो जा रहा है। तो मेरा पहला फोकस रहेगा किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, सिंचाई का पानी का व्यवस्था करना। उसके लिए बहुत उपाय हैं, पहला मेरा वो फोकस है। दूसरा है मेरा रोजगार, युवाओं को रोजगार। अब रोजगार का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि जॉब सरकारी, वो तो कुछ लोग करेंगे, लेकिन युवाओं को आप देख लीजिए सरकारी जॉब कितना मिलता है, सरकारी काम 5%। 100 लोग यदि कॉलेज या स्कूल पास करते हैं उसमें से 5, बाकी 95 क्या करेंगे? मैं उनके लिए सोच रहा हूँ। तो उनको छोटा मोटा कारोबार चाहिए, जैसे कृषि से संबंधित यदि किसानी अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल में जाएगा, उसका प्रोसेसिंग में जाएगा। तो खेती को अब तक हम लोगों ने एकदम उसकी अवहेलना की है, उसको बैकवर्ड मानने लगे हैं। बहुत लोग खेती को बैकवर्ड मानते हैं, मतलब जो मजबूर है वही खेती करता है। यदि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो तो मैं समझता हूँ अच्छे लोग पढ़ लिख करके भी खेती एज ए बिजनेस आएंगे। और मैं इस एरिया में या कहीं भी मैं देख लीजिए पूरा संथाल परगना में कैश क्रॉप का बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने चूँकि इस पर रिसर्च किया है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, उसको कैसे हम लोग लागू कर सकते हैं। तीसरा हो गया गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को प्रशिक्षण चाहिए कृषि से संबंधित, क्योंकि अधिकतर लोग उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कृषि का स्तर ऊपर ले जाने के लिए, जैसे कैश क्रॉप में आने के लिए, उसको शहर में कैसे पहुंचाना है गुड्स को, कुछ प्रशिक्षण चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस एरिया में, क्योंकि सारे लोग तो IIT, IIM, MBA, मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग, कौशल पर ट्रेनिंग, कौशल पर। तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि बोरियो विधानसभा में एक किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो, यहाँ के युवाओं के लिए, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए कौशल पर वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई है, वेल्डिंग है, मोटरसाइकिल रिपेयर है, और भी बहुत इस तरह के हैं जो मैट्रिक पास वाले कर सकते हैं या फेल वाले भी कर सकते हैं। तो उनके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र मैं यहाँ खोलवाऊँगा, वो मेजर एजेंडा है मेरा। इसके बाद मैं जो देख रहा हूँ अभी गांव में, ख़ास करके आदिवासी यहाँ बहुल क्षेत्र है, मैं समझता हूँ 60% आदिवासी हैं यहाँ पर। जो गांव में जो ग्राम सभा है, जो मोड़े हौड़ मंझी और परगना की जो व्यवस्था है, एकदम चरमरा गई है। एक सामाजिक कारणों से, दूसरा सरकार ने इसकी पूरी अवहेलना की है। पेशा एक्ट जो 1996 में बना,
अभी तक झारखंड में लागू नहीं हुआ और राज्यों में हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ और एक दो जगह को मैं जानता हूँ हुआ है। हमारे यहाँ पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, उसको तोड़ मरोड़ करके पंचायती राज कुछ लोगों ने लागू कर दिया, जिसमें ग्राम सभा को एकदम इसकी अवहेलना की गई है। गांव के प्रधान और ये जो मोड़े होड़े जो पंच सिस्टम है, पंच की जो व्यवस्था है, उसकी अवहेलना हुई है। सारा पावर कॉन्सेंट्रेट हो गया मुखिया में। कुछ काम के लिए जाओ सब मुखिया के पास, पहले ग्राम प्रधान के पास लोग जाते थे ये आइडेंटिटी कार्ड के लिए या जाति प्रमाण पत्र के लिए, अभी उनकी कोई पूछ नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ये जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, पंच की जो व्यवस्था है, माझी परगना की जो व्यवस्था है, इसकी पूरी अवहेलना हुई है। इसलिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा और इसके लिए संघर्ष करूंगा कि पैसा एक्ट लागू हो और तुरंत। अब मैं जुड़ चुका हूँ, ये माझी परगना एभेन बैसी है, उन लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ। कल बरहेट में उसकी मीटिंग है, संभवतः मैं वहाँ जाऊँगा, कोशिश करूँगा जानने के लिए कि उसकी क्या डिमांड है, उनकी क्या परेशानियाँ हैं और उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। ये सब मेरे मेजर एजेंडा है, बाकी रहेंगे लेकिन ये सब मेजर एजेंडा। सर, अगर हम खास करके आप जिस विधानसभा की चर्चा किए बोरियो का, तो बोरियो में जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी पैसा एक्ट कानून को लागू कराने को लेकर काफ़ी सारा संघर्ष किए हैं। यहाँ तक कि सरकार के में रहते हुए सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठाए हैं, चाहे विधानसभा की बात की जाए, क्षेत्र में चुनावी दौरा की बात की जाए। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार है वो इस बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। फिर आप चुनावी दंगल में हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर जनता मौका देती है तो हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस परिस्थिति में झारखंड है, झारखंड करीब जो है 24 साल का होने चला, लेकिन अब तक जो इस सारा जो, चाहे हम पैसा एक्ट कानून की बात करें, यहाँ के आदिवासी या यहाँ के जनजाति ये लोगों की उत्थान की बात करें, बहुत सारा चुनावी मुद्दा अगर हम खास करके आज बोरियो विधानसभा में देखा जा सकता है कि आज भी जो पिछले कई दशक के लोग जो झरने के पानी पीते थे वो भी निर्भर है। मतलब कि आज़ादी वाले दुनिया में आज भी लोग रह रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों पर भी बदलाव होगा? संघर्ष करना होगा। देखिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ओवरनाइट, रात भर में नहीं होगा, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक मेरा स्वास्थ्य हमको सांस देगा, क्योंकि अभी मैं एक जीविका जी चुका हूँ, मैं सर्विस 32 साल का पूरा कर चुका हूँ। अभी मैं मैदान में सिर्फ इसी के लिए आया हूँ ताकि लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो संघर्ष जारी रहेगा और मैं समझता हूँ काफ़ी लोग हमसे जुड़ने लगे हैं। माझी परगना सिस्टम हमसे जुड़ने लगी है, युवा जो हमसे जुड़ने लगी है, किसान मेरी बातों को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं किसानों की ज़िंदगी को, उनकी आय और इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं लोगों को समझाता हूँ। नमूना के तौर पर हम जो साधारण खेती करते थे उसकी अवहेलना हुई। लोग, नमूना के लिए आपको बता दूँ, जैसे ये सहजन, मुनगा का जो साग है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, लोगों को पता ही नहीं। जो मुनगा को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, उसकी यदि खेती की जाए, यहाँ का किसान एक्सपोर्ट मतलब डॉलर में कमाएगा पैसा। बेबी कॉर्न, जो भुट्टा मक्का का जो छोटा होता है, वो शहरों में 400 रुपया किलो बिक रहा है, यहाँ के लोगों को पता नहीं। साथ ही साथ मिर्च हुआ, आलू हुआ, टमाटर, ये सब जो खेती, यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, ये सालों भर होगा। मेरे रिसर्च के दौरान मैं जब किसानों से बातें करता था तो उनको मैं पूछता था आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो होता है ना, रिसर्च के दौरान आप एक लिस्ट देते हैं 1 2 3 कौन सा चीज़ आपको चाहिए। किसान उस समय बोला करते थे हमको, हम लोग को सिर्फ सिंचाई का पानी समय पर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। हमने वहीं से सीखा है कि खेती के लिए किसानों को क्या चाहिए। मैंने अपने रिसर्च से ही इस मुद्दा को पिकअप किया है, किसानों को हम पानी देंगे खेती के लिए, वो भी समय पर। पूरा समाज, पूरा किसान समाज, गांव का समाज खुशहाल हो जाएगा। 80% लोग, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, खुशहाल होंगे
और मैं समझता हूँ जिस दिन किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। जिस दिन गांव के लोग अपनी ही ज़मीन पर काम करेंगे, केरल, गुजरात, पंजाब इधर भागना बंद करेंगे, मैं समझता हूँ परिवार भी खुशहाल रहेगा। और एक खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार एक खुशहाल समाज का निर्माण करता है, और खुशहाल समाज खुशहाल देश का निर्माण करता है। लेकिन वो जो बेसिक है किसान और जो किसान का परिवार, इसकी जो क्या बोलते हैं ये उनका जो संपन्नता, उनकी जो संपन्नता, इसकी अवहेलना हुई है। मैं उस पर ध्यान सरकार का आकर्षित करूंगा और मैं खुद काम करूंगा उस पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर, आप जिस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं या जिस ज़िला की बात करते हैं, वो झारखंड में एकमात्र ऐसा ज़िला है साहिबगंज, जहाँ से उत्तर वाहिनी गंगा नदी भी गुजरती है। लेकिन सर, खास करके अगर किसानों के लिए माना जाए तो झारखंड अलग होने के बाद आज तक किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला है खेती करने के लिए। ना ही उसको डीप बोरिंग का सुविधा मिला है, ना ही कोई बड़ा डैम का सुविधा मिला है जिससे वो खेती कर सके। यही तो विडंबना है, पैराडॉक्स, क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक परिस्थिति है। गंगा यहाँ से हम लोग खड़े हैं, उसकी ये कौन सा स्टेशन है, कल्याणचक, मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा, और यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिलता है। जब मैं इस एरिया में घूमा, किसानों से बात की, तो वे लोग बोलते हैं अदानी के लिए पाइप यहाँ से गोड्डा जा सकता है, तो किसानों के लिए 4 किलोमीटर दूर पानी क्यों नहीं आ सकता है गंगा से? सरकार पाइप क्यों नहीं बिछा सकती है? आप बोल रहे हैं 24 साल से, 24 साल में क्या एक भी पाइप नहीं आ सकता था? मेरी समझ है, और मैं लोगों से बात करूं, किसान किसी के लिए मुद्दा नहीं है। लोगों को और मुद्दा दिखता है, पता नहीं क्या क्या तो किसान पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। और किसान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, ये जो उनकी जो मजबूरी है, वो सीख गया है ज़िंदगी में कि मैं ज़िंदगी भर मजबूर ही रहूँगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस मजबूरी की दशा में वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है कि उनको क्या चाहिए। गांव के लोग बोलते हैं हम लोग वोट देते हैं, कहीं तो देना पड़ेगा ना, कहीं तो देना पड़ेगा। तो मैं लोगों से आवेदन करना शुरू किया हूँ, कहीं मत दीजिए, मजबूरी में मत दीजिए, मुझे एक तो मौका दीजिए, एक बार मौका दिया जाए। तो यही वजह है कि किसानों पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं उस पर ध्यान आकर्षित करूंगा, न सिर्फ सरकार का, लोगों का, किसानों में भी वो क्या बोलते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करूंगा। तो ये है, यही वजह है कि यहाँ गंगा नदी आप बोल रहे हैं 4 किलोमीटर, इतने हरे भरे पेड़ पौधे, मतलब बोरियो विधानसभा का जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य कहेंगे, इतना बढ़िया है। यहाँ तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आराम से हो सकता है, और चूँकि गंगा बहुत ही करीब है, वाटर टेबल भी काफ़ी ऊपर है, तो डीप बोरिंग तो आराम से हो सकता है। सरकार ध्यान किधर लोगों का बहका रही है, जिसको बोलते हैं पॉपुलिज्म। चावल दे दो, मैया योजना कर दो, फिर कंपटीशन में कोई गोगो योजना ला रहा है। तो ये सब उस समय ठीक है जब अकाल हुआ, बाढ़ आई, ये सब आकस्मिक चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि आप किसान को आत्मनिर्भर नहीं, आप उसको पर निर्भर बना रहे हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, चूँकि मजबूर हैं। उस बहाने कुछ चावल मिल गया, कुछ मैया योजना मिल गया, कुछ और क्या क्या मिल गया, तो कुछ मिलने से तो खुश होंगे लोग। लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप किसान को खेती के लिए पानी दे दीजिए। वो 30 किलो क्या, वो 3 क्विंटल का चावल कर लेगा 1 साल में। तो ये सरकार ध्यान दूसरी तरफ हटा रही है, और इलेक्शन आ रहा है तो नई योजना, कोई नया योजना अनाउंस कर रहा है। ये देखिए, ये इसमें रिसर्च हुआ है, आप जिसको जितना देते जाइएगा चीज़, तो वो उतना निर्भर होता जाएगा, और ये एक कल्चर बन जाता है, एक्सपेक्टेंसी का, आशा का एक कल्चर बन जाता है कि हमें देते जाइए। तो ये मनुष्य को, आदमी को अकर्मण्य, मतलब कोढ़िया बना देगा। ये हमारा टारगेट नहीं है।
तो मैं समझता हूँ यदि किसानों पर, युवाओं पर ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए और ये खेती में बहुत सक्षमता है, इसमें जिसको बोलते हैं एग्री बिजनेस, कृषि पर आधारित बिजनेस, उसमें ट्रेडिंग भी हुआ, प्रोसेसिंग भी हुआ, कि बहुत स्कोप हैं। इस पर किसी ने बात नहीं की है, मैंने स्टडीज़ किया है और बात करना शुरू किया हूँ और मौका मिले तो इसमें मैं बहुत काम करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। ये हमारे साथ थे जो है फिल्म निर्देशक, जिन्होंने जो है बताया कि आखिर जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरा भी कर रहे हैं और बतौर जो है इस बार ये निर्दलीय जो है प्रत्याशी के तौर पर भी रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होती है क्या चुनावी दंगल में इनको जनता का समर्थन कितना मिलता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़।